मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENG 511 लेसन नंबर 45 है हमारे पास, टीचिंग टू साइकोलिंग्विस्टिक्स। राइटिंग सिस्टम एंड स्पीच। राइटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन स्पीच साउंड्स। ये वाला एक्सक्यूज़ में आ सकता है। राइटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन स्पीच साउंड्स. Phonemes or syllable in the sound-based systems. Each symbol represent a speech sound, either a phoneme or a syllable. There are many different sound-based writing scripts in use throughout the world today. अच्छा, यहाँ पे कुछ sound-based writing scripts बताए गए हैं. ये वाले कौन सी कंट्री में कौन सा राइटिंग स्क्रिप्ट यूज़ होता है, तो ये वाला एक्सक्यूज़ में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, Devangari in India, Arabic in Egypt, the Hangul syllabary in South Korea, Tukana syllabaries in Japan, cyclic alphabet in Russia, Bulgaria, and the Roman alphabet in English speaking countries. तो ये वाला एक्सक्यूज़ में आ सकता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में कौन सा राइटिंग स्क्रिप्ट यूज़ होता है, तो वो है रोमन अल्फ़ाबेट. एंड वेस्टर्न यूरोप में भी ये यूज़ होता है. Some of these sound-based orthographies corresponds highly to their spoken forms. Among these are Finnish and Spanish, which are Roman alphabets to represent to the phoneme of their spoken languages, and Korean and Japanese. Next topic number 266 है हमारे पास, the study of writing, definition and classification. अब जो साइकोलिंग्विस्टिक्स हम टीच कर रहे हैं, तो उसमें राइटिंग्स की जो स्टडी होगी उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई गई हैं. True writing undoubtedly has its roots in picture for concepts called pictogram. ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है. पिक्टोग्राम की डिफिनेशन या क्वेश्चन में भी आ सकता है. ट्रू राइटिंग अनडाउटेडली हैज़ इट्स रूट्स इन पिक्चर्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट कॉल्ड पिक्टोग्राम्स. यानी कि पिक्चर्स को देख के किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट फॉर्म करना, उसको कहते हैं पिक्टोग्राम्स. Pictograms and ideograms are iconic symbols. ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है. Pictograms and ideograms are iconic symbols still used in many societies today, both literate and illiterate. Thousands of years ago, humans drew pictures of animals and hunters on cave walls. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि 1000 साल पहले जब इंसान गारों में रहते थे, तो वो गारों की जो दीवारें होती थी उन पे पिक्चर्स बनाते थे और उससे अपनी जो मतलब के कॉन्सेप्ट, यानी कि तब उनकी रीडिंग यही थी. लेकिन आजकल भी जबकि इतने साल गुजरने के बाद आज भी कुछ सोसाइटीज़ में ये वाला जो सिस्टम है पिक्टोग्राम्स और रेडियोग्राम्स वाला, ये आज भी यूज्ड होता है. एन पायर्सेस क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस. पिक्टोग्राम्स आर आइकॉनिक, डिस्प्लेइंग अ नॉन आर्बिट्रेरी रिलेशन बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग. अच्छा, पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक में आर्बिट्रेरी, कि वो आर्बिट्रेरी होती है, यानी कि लैंग्वेज की जो फॉर्म होती है साउंड में और ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है. अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं नॉन आर्बिट्रेरी रिलेशन. नॉन आर्बिट्रेरी रिलेशन यानी कि उसकी साउंड में, उसकी फॉर्म में और मीनिंग में रिलेशन होता है. आइकॉन्स और पिक्चर्स राइटिंग यूज टुडे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ इंक्लूड कॉमिक स्क्रिप्ट्स एंड पॉलिटिकल कार्टून्स. अब ये बताया गया कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये पिक्टोग्राम्स आजकल भी यूज़ हो रही है. It is not known what the pictograms of Cro-Magnon or other ancient groups were used for, but it is certain that their descriptive ideas or events were not a ways of symbolizing the sounds of any language. Perhaps we can better guess at the meaning of the cave drawing by examining pictographic signs used in more recent times. यानी कि जो वो वाली ड्राइंग्स थी जो उन एंशियंट लोगों ने बनाई थी, उनको देख के हम मीनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. मैनी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैव यूज्ड विजुअल मेमोरी एड्स. दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन वम्पन बेल्ट्स विच सिम्बलाइज द मेन पॉइंट्स ऑफ ट्रेटीज एंड ऑफ द इंक इक्विप और मेमोनिक नोटेड स्ट्रिंग्स. यानी कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अमेरिकन वेपन बेल्ट्स जो थे वो इस चीज़ को मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और वो अपने यानी कि अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते थे कुछ सिंबल्स और कुछ साइंस वगैरह. द होल वर्ड वर्सेस फोनिक डिकोडिंग कंट्रोवर्सी. The goal of directly determining meaning from written form is not one shared by phonic decoding advocates. यानी कि हम किसी वर्ड को देख के तो फ़ौरन से उसका मीनिंग क्रिएट नहीं कर लेते हैं. पहले उस वर्ड्स की साउंड क्रिएट होती है और उस साउंड से फिर हम मीनिंग डिटरमिन करते हैं. For them, reading is conceived of as a process that convert written form of the language to speech. यानी कि लैंग्वेज की written form पहले स्पीच में कन्वर्ट होती है, from and then to meaning, और फिर मीनिंग में.
नेक्स्ट हमारे पास है द होल वर्ड अप्रोच। होल वर्ड अप्रोच क्या थी? टीचिंग रीडिंग शुड फोकस ऑन मीनिंग एंड कम्युनिकेशन एंड नॉट ऑन स्पीच। जो रीडिंग की जो टीचिंग थी वो इस चीज़ पे फोकस करती थी कि कम्युनिकेशन हो सके रीडिंग के थ्रू और मीनिंग समझ सके लर्नर। स्पीच पे वो फोकस नहीं करते थे। इन द व्यू ऑफ द होल वर्ड प्रोपोनेट्स द एसेंशियल टास्क फॉर रीडर इज़ अ रिकवरी ऑफ मीनिंग। और उन लर्नर के लिए जो एसेंशियल टास्क था वो मीनिंग को रिकवर करना ही था। फ्लुएंट रीडर यूज़ अ होल वर्ड स्ट्रेटजीज। Actually, all fluent English reader eventually learn to identify whole word as if they were Chinese characters। ये वाला एक्सक्यूज में आ सकता है कि जो इंग्लिश के फ्लुएंट रीडर्स होते हैं वो एज अ होल वर्ड को लर्न कर रहे होते हैं इफ़ दे वर चाइनीज़ करेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 268 है होल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वर्सेस फोनिक इंस्ट्रक्शन। Phonic instruction is the chronicle, precise instruction of letter sound corresponds. It helps student learn to read by recognizing that each letter creates a sound। अच्छा, phonic जो instruction है उसमें बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि लेटर्स किस इंडिविजुअली लेटर किस तरह की साउंड देता है और जब वो एक वर्ड में ब्लेंडेड होता है तो वो किस तरह की साउंड देता है। तो यहाँ पे इसके 5 वेज बताए गए हैं इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के। पहला हमारे पास है analogy phonics, analytic phonics, embedded phonics, phonics through spelling and synthetic phonics। अब इन्होंने सबको अलग अलग बताया हुआ है। एनोलॉजी में बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं नॉन वर्ड्स का और फैमिलियर वर्ड्स का, यानी कि जो हम वर्ड्स पहले से जानते हैं उन वर्ड की मदद से हम नए वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख रहे होते हैं कि ये उसकी तरह साउंड करता है, इसको हम उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। एनालिटिक फोनिक्स में स्टूडेंट लेटर्स की मतलब कि जो साउंड्स होती हैं लेटर्स के आपस में जो रिलेशंस होते हैं, लेटर्स मिल के किस तरह की साउंड्स देते हैं और इंडिविजुअली को किस तरह की साउंड देते हैं, इसमें हम ये पढ़ रहे होते हैं। और एम्बेडेड फोनिक्स में एक रीडिंग में लेटर्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है और उनकी किस तरह से साउंड है वो कर रहे होते हैं, हम उसको चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। और फोनिक्स थ्रू आउट स्पेलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग लेटर फॉर फोनीम्स। फोनीम्स के लिए लेटर किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, इसमें हम फोनिक्स में हम ये स्टडी कर रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास है वे है सिंथेटिक फोनिक्स। ये लेटर को साउंड में किस तरह से कन्वर्ट करना है और लेटर जो है वो आपस में ब्लेंड होकर एक वर्ड में किस तरह की साउंड देते हैं, इसमें हम वो पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि सिंथेटिक बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व को स्टडी कर होता है। व्हेन दीज एस्पेक्ट ऑफ फोनिक्स आर थॉट सिस्टमैटिकली विद अप्रोप्रिएटिंग टाइमिंग दीज मेथड्स आर सक्सेसफुल। यानी ये सारे मेथड्स जो हैं, ये सारे जो वेज हैं, ये अगर एक प्रॉपर टाइम दे के स्टूडेंट्स को सिखाए जाएँ तो ये सक्सेसफुल होते हैं। इन फोनिक्स क्लासरूम द टीचर ऑर्गेनाइजेस लेटर एंड साउंड्स इनटू अ सीक्वेंस। Phonic instruction claim to teach all children to read by second grade and tends to show quick progress in students। और इस तरह से यानी उन्हें अगर फोनिक्स इंस्ट्रक्शन सिखाई जाए तो वो उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो बेटर होती है। बिकॉज द नेचुरल अल्फ़ाबेटिक्स वेज और द फोनेटिक वेज इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स पोर्टल ऑफ फोनिक्स से इट अलाउज फॉर स्ट्रेटेजिक लर्न स्किल्स टू रीड एनी वर्ड्स। इस तरह से यानी कि अगर इन्हें स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए और ये इंस्ट्रक्शंस के वेज समझा दी जाएँ तो वो अनफेमिलियर वर्ड्स को भी खुद जो है वो सीख सकते हैं फॉर्म करना। फोनिक्स इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट कंप्लीट रीडिंग प्रोग्राम बिकॉज इट लैक्स कम्प्रीहेंशन फ्लुएंसी एंड रीडिंग स्ट्रेटजीज। अब ये जो फोनिक इंस्ट्रक्शन है इसको हम एज अ कंप्लीट रीडिंग प्रोग्राम के तौर पे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कम्प्रीहेंशन की लैक है, फ्लुएंसी एंड रीडिंग स्ट्रेटजीज़ की इसमें लैकनेस है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 269 अ यूनिवर्सल 4 फेस रीडिंग प्रोग्राम। अब जब रीडिंग एक लर्नर को सिखा रहे होते हैं, जब एक लर्नर रीडिंग सीख रहा होता है, उसको टीच की जा रही होती है, तो उसमें 4 फेज़ आते हैं। सबसे पहले वर्ड फैमिलियराइजेशन, यानी कि इसमें उसको बेसिकली ये बताया जाता है कि जो वर्ड की शेप होती है वो लैंग्वेज में रिटन वर्ड में किस तरह से डिफरेंट होती है। द पर्पस ऑफ दिस फेज इज़ टू एक्वेंट चिल्ड्रन विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड टू हैव देम become aware that different spoken words of the language have different written manifestations। phase 2 है हमारे पास word identification। in this phase the child learn with particular written words and associated with word particular spoken words or object। इसमें उसको ये बताया जाता है कि written words किस तरह से associated होते हैं spoken word से।
अब इस जो फेज़ है इसमें एक चीज़ होती है कि इस फेज़ में लर्नर की लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व होती है। उसे याद रखने की ज़रूरत होती है कि कौन सी जो स्पोकन फॉर्म्स हैं वो रिटन फॉर्म से एसोसिएटेड है। फेज़ 3 हमारे पास फेज़ एंड सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। अब एक लर्नर को वर्ड की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, नेक्स्ट हम उसे फ्रेज़ और सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। और जब वो फ्रेज़ और सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक स्टोरी या पैराग्राफ इस तरह से वो रीड कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ 4 में ये है पैराग्राफ, स्टोरीज़ एंड बुक रीडिंग। अब एक पैराग्राफ की उसको रीडिंग सिखाएंगे कि पैराग्राफ में सेंटेंसेस किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, और जब वो ये सीख लेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें बुक रीडिंग और स्टोरी रीडिंग की जो एबिलिटी है वो पैदा हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास 270, द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली रीडिंग फॉर प्री स्कूल एज चिल्ड्रन। कि जो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल जाने से पहले अगर बच्चों में रीडिंग की एबिलिटी क्रिएट कर दी जाए, उन्हें रीडिंग सिखा दी जाए, तो इसके क्या फ़वायद हो सकते हैं। वाई इज़ अर्ली रीडिंग बेनिफिशियल, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। वाई इज़ अर्ली रीडिंग बेनिफिशियल? देयर आर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग टू चिल्ड्रन इन देयर प्री स्कूल ईयर्स। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया रीडिंग इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द चाइल्ड, यानी कि वो उस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं रीडिंग को। इट सेटिस्फाइज एंड स्टिमुलेट्स अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज इनरिच एंड चाइल्ड। अब जब बच्चा एक स्कूल गोइंग होता है या स्कूल जाने से पहले बच्चे को सीखने का और पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो उस एज में अगर हम इनको रीडिंग सिखा दें तो उन वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन उनको हो रही होती है कि हमें पढ़ना आ रहा है और हम कुछ सीख रहे हैं। The earlier child discover this, the more enriched and more deeply attracted to reading the child will become, क्योंकि इस उस वक्त उस पर वो सिलेबस का बर्डन वगैरह नहीं होता है, वो रीडिंग जस्ट हम उसको करवा रहे होते हैं, तो वो उसको बेहतर अडॉप्ट कर सकता है। लव ऑफ रीडिंग इज इस्टेब्लिश, उसके अंदर रीडिंग से एक रीडिंग की मोहब्बत जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। द वार्म सपोर्टिव इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर फॉर द होम ऑफ द प्री स्कूल प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट सिचुएशन फॉर लर्निंग। घर में एक उसको ऐसा माहौल मिल रहा होता है कि वो, यानी कि अब प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं उनको और कोई काम तो नहीं होता है ना, उनको एक ये टास्क दिया जाता है, तो वो कैसा माहौल होता है कि वो इसको बेहतर तौर पे कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रीडिंग कैन बी एस्टैब्लिश विदाउट डिफिकल्टीज that are often encountered in elementary school. Young children learn quickly and easily. They have a remarkable root memory learning ability and can easily acquire a multitude of written words. The older and children get the poorer their memory and more require additional exposure and practice. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके जो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्रिटिकल पीरियड में भी हमने पढ़ा था कि उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और इस एज में जो है वो बेहतर तौर पे सीख सकता है, याद रख सकता है चीज़ों को। और जब एलिमेंट्री स्कूल में जाके उसको जब रीडिंग का बर्डन होता है और रीडिंग टास्क उसको दिए जा रहे होते हैं, तो उनको वो बगैर किसी डिफ़िकल्टीज़ के कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर रीडिंग की हैबिट होती है, रीडिंग की एबिलिटी होती है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है रीडिंग का। In addition to these advantages, there is another important general one. Children who learn to read early would not have to use time in elementary school learning to read. More time, therefore, could be devoted to the acquiring of other kinds of knowledge. This could have the effect of improving the educational level of the children in all areas of knowledge. अच्छा, इसमें ये बताया गया है एक और फ़ायदा ये है कि जो चिल्ड्रन अगर बचपन में वो रीडिंग सीख लेंगे, तो अब एलिमेंट्री स्कूल में जाके या बाद में स्कूल में जब उन्हें रीडिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी रीडिंग जानते होंगे, वो रीडिंग करने के काबिल होंगे, तो वो जो अपनी स्किल्स होंगी वो दूसरे अपना जो टाइम होगा वो दूसरी स्किल्स को सीखने में और नॉलेज एक्वायर करने में डिवोट करेंगे। इस तरह उनका जो एजुकेशनल लेवल है वो इम्प्रूव होगा, और वो इसलिए जो रीडिंग है अर्ली एज में वो बेनिफिशियल है इन ऑल एरियाज़ ऑफ नॉलेज। तो ये हमारा 511 की जो सीरीज़ थी ये आज ख़त्म हो गई है। 45 चैप्टर्स कवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम कौन से चैप्टर के शॉर्ट लेक्चर्स बनाएं ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।